गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि भारत में संघ की व्यवस्था को 3 सूचियों में बांटा गया था। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो अब हम उसे आगे देखते हैं। चलिए। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का हो सकता है, लेकिन जब दोनों के कानून में टकराव हो तो केंद्र द्वारा बनाए गए कानून ही मान्य होंगे। ये मैंने आपको भी बताया था। यहाँ एक सवाल यह उठता है कि जो विषय इनमें किसी भी सूची में नहीं आते उनका क्या होता है। फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयरिंग जैसे विषय किसके अधिकार क्षेत्र में रहेंगे, क्योंकि ये संविधान बनाने के बाद आए हैं। हमारे संविधान के अनुसार बाकी बचे विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं। जब अगर इसके बाद भी अगर कोई विषय बचते हैं तो उसके ऊपर केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी या केंद्र सरकार ही उनकी देख रेख करेगी। पर देखा कि सबको साथ लेकर चलने की नीति मनाकर बनी अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्थाओं में साथी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते। संघीय भारतीय संघ के सारे राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं है। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है, जैसे कि असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। अपनी विशिष्ट सामाजिक तथा ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण भारत में संविधान के कुछ प्रावधान अनुच्छेद 371 के तहत विशेष शक्तियों का लाभ उठाते हैं। जैसे हमारा जम्मू कश्मीर 370 के तहत था, तो इनको एक विशेष छूट दी गई है। यहाँ छूट देने की वजह ये है कि वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ हमारे बाकी राज्यों की तरह नहीं हैं। वो वहाँ की कठिनाइयाँ हैं, तो इनको इसलिए विशेष अधिकार दिए गए हैं। ये विशेष शक्तियाँ स्वदेशी लोग, उनकी संस्कृति और सरकारी सेवाओं के अधिमान, रोजगार के लिए, भूमि अधिकारों के संरक्षण के लिए संबंध में स्पष्ट रूप से उपयोगी हैं। भारत संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार हैं। ये वैसे छोटे छोटे इलाके हैं कि जो अपने आकार में चले स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते। इन्हें किसी मौजूद प्रांत में विलीन करना ही संभव भी नहीं है। जैसे कि बात आती है कि कुछ प्रांत ऐसे हैं कि जिनको हम ना तो किसी प्रांत में मिला सकते, और अगर छोटे इतने हैं कि इनको स्वतंत्रता भी नहीं दे सकते। बात करें चंडीगढ़ या लक्षद्वीप या देश की राजधानी दिल्ली जैसे इलाके, इतनी कोटि में आते हैं कि इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है, और इन क्षेत्रों को राज्य वाले अधिकार नहीं है। इन क्षेत्रों का शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का यह बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बातें हैं। अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। अकेले संसद में इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती। ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाता है। फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से इसे मंजूर करवाना होता है। संवैधानिक प्रावधान और कानून के कार्यान्वयन की देख रेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने की हालात में फैसला उच्च न्यायालय की और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करने के लिए जरूरी राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने और संसाधन जमा करने के अधिकार हैं, कि वो हमारे साधन जमा कर सकते हैं और उनके ऊपर उगाही के संबंध में कोई कर भी लगा सकते हैं जो उनके पास साधन उपलब्ध हैं। इसके बाद कुछ फिर हमारे पास फिर आया कि आकाशवाणी पर एक हफ्ता तक एक राष्ट्रीय और एक क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन रोज सुनते हैं। सरकारी नीतियां और फैसलों से जुड़ी खबरों की सूची बनाई और उनके निम्नलिखित श्रेणियां बांटी है। सिर्फ केंद्र सरकार से जुड़ी खबरें आपने ये काम करना है और मेरे पास सेंड करना है कि ये जो खबरें आती हैं, आप हर रोज़ खबरें देखते हो, उन खबरों में केंद्र सरकार की खबर कौन सी होती हैं, राज्य सरकार की खबर कौन सी होती हैं, और जुड़ी हुई खबरें कौन सी होती हैं। भाई ये केंद्र की खबर है और राज्य की भी खबर है। ऐसी खबरों की सूची बना के एक पेज का ही काम है, ये करेंगे किसी एक दिन की खबर को लेके। पोरखंड, पोरखंड के नाम से एक मूवी भी है जो परमाणु के नाम से बनी है, और पोरखंड हमारा एक राजस्थान में है। जहाँ भारत में अपने परमाणु परीक्षण किया था, राजस्थान में पड़ता है। मान लें कि अगर राजस्थान की सरकार केंद्र सरकार को परमाणु परीक्षण के विरोधी होती, तो क्या वहाँ केंद्र सरकार के परमाणु परीक्षण करने से रोक सकती थी?
मान लें कि सिक्किम की सरकारें अपने स्कूलों में नए पाठ्यक्रम लागू करना चाहती हैं। मान लें कि केंद्र सरकार को पाठ्यक्रम की विषय वस्तु और शैली पसंद नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या राज्य सरकार को नए पाठ्यक्रम लागू करने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति लेनी जरूरी है? मान लें कि नक्सलियों से निपटवारे की नीति के बारे में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मुख्यमंत्री की राय अलग अलग है। क्या ऐसे मामलों में भारत के प्रधानमंत्री दखल दे सकते हैं और क्या ऐसे आदेश जारी कर सकते हैं जिसे सभी मुख्यमंत्री माने? ऐसे आदेश लागू किए जा सकते हैं? तो ये कुछ क्वेश्चन है, इनमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इन क्वेश्चनों को मेरे से पूछ सकते हो। इसके बाद है हमारी संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। यानी संघीय व्यवस्था के कारागार कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई है तो इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधान भरकर होना नहीं है। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। इसी से संघ की भावना, विविधताओं का आदर, संघ साथ रहने की इच्छा और हमारे देश में साझा आदर्श के रूप में स्थानीय होना सुनिश्चित हुआ है। आइए कुछ प्रमुख बातों पर गौर करें जिससे पता चलता है कि यह काम किस प्रकार हुआ है। पहले आप ये देखिए 1947 के भारत का मैप कि 1947 में भारत किस तरह का था। यहाँ पर किस तरह से बटा हुआ था पूरा का पूरा ये मैप। जो आप आज अलग अलग राज्य देखते हैं ये उस तरह के राज्य नहीं थे। इन्होंने बताया कि पाकिस्तान, जिसमें पूर्व सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, पंजाब और बांग्लादेश के वरित भाग, बहावलपुर स्टेट और भारतीय देशी रियासत, जहाँ पर आप डॉट डॉट देख रहे हैं ये सारी की सारी भारत की देशी रियासत हैं। ये जिसको आप लाइनिंग में देख रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश हैं। ये सब चीज़ें एक साथ चली हुई हैं। पहला पॉइंट हमारा भाषीय राज्य है, मतलब भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश में लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और एक कठिन परीक्षा थी। भारत ने सन 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपने जीवन यात्रा शुरू की थी। उस वक्त से लेकर सन 19 तक का अगर आप राजनीतिक मानचित्र देखें तो इस अवधि में आए बदलावों को देखकर एक बारंगी आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि अनेक पुराने प्रांत गायब हो गए हैं और नए प्रांत बन गए हैं और कई प्रांतों की सीमाएं, क्षेत्र और नाम बदल गए हैं। नए राज्य बनने के लिए 1950 के दशक में भारत में कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं। इसके बाद अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि सांस्कृतिक, भौगोलिक अथवा जातीय एथनेटिक्स की विभिन्नताओं की रूपरेखा देखने और उन्हें आदर देने के लिए भी किया गया था। इसमें नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्य शामिल थे। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इसमें देश टूट जाएगा। केंद्र सरकार के इसी के चलते राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया गया, पर हमारा अनुभव बताता है कि भाषावर राज्य बनाने में देश ज़्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ है। इससे प्रांत भी पहले से उपेक्षा कहीं ज़्यादा सुविधाजनक हो गई हैं, क्योंकि एक भाषा बोलने वाले व्यक्ति अगर एक स्थान पर रहते हैं तो इसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं हमारे पड़ा, या हमारे पॉजिटिव इफेक्ट ये आया है कि लोगों में एकता बढ़ी है। ये हमारा 2019 का मैप है। राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें लिखा है, क्या आपका गांव या शहर आज़ादी के बाद एक प्रांत के अंतर्गत रहा? अगर नहीं तो इससे पहले के राज्य का नाम क्या था? सन 1947 में 3 राज्यों ऐसे नाम को याद कर सकते हैं जो आज बदल गए हैं। 3 ऐसे राज्यों की पहचान करें जिन्हें बड़े राज्यों को काटकर बनाए गए हों। हरियाणा उनमें से एक है भाई। दूसरा है हमारा भाषा नीति। भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया। हिंदी को राजभाषा माना गया, पर हिंदी सिर्फ 40% लगभग भारतीयों की मातृभाषा थी। इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के अनेक
दूसरे उपाय किए गए। संविधान हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। केंद्र सरकार के किसी पद पर उम्मीदवार इनमें से किसी भाषा में परीक्षा दे सकते हैं, बेशर्त उम्मीद उनको उसके विकल्प के रूप में चुने। राज्यों की भी अपनी राजभाषाएं हैं। राज्य भी अपने अधिकार काम अपनी राजभाषा में ही करते हैं। श्रीलंका में ठीक उल्टा हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी भरा व्यवहार किया है। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, पर अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। तमिलनाडु में तो इस मांग में उग्र रूप से ले लिया गया था, मतलब यह एक आंदोलन हो गया था कि हिंदी भाषा की जगह हम अंग्रेजी भाषा को रखा जाए ताकि हमें सीखने आसानी हो। अंग्रेजी को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया। अनेक लोगों का मानना था कि इस समाधान में अंग्रेजी भाषा अभिजन को लाभ पहुंचाएगी। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीतियां बनी हुई थी, पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं है कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती है जहां लोग कोई भाषा और बोलते हैं। भारतीय नेताओं ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया है, उसी से हम श्रीलंका जैसी परिस्थिति में पहुंचने से बच गए। आगे का देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।